हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ। आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अभी आप सारे बच्चे हो तो आपने कहना मानना है घर पे मम्मी का, पापा का, और स्कूल में भी आपने अच्छे से करना है। आज डेट 1 मई 2026 है। अभी तक हमने 7th क्लास का सिविक्स चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 9th चैप्टर अभी हम ऑन गोइंग है। हमारा चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, चैप्टर है अ शर्ट इन अ मार्केट। चलो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या देखा। अभी तक एक शर्ट जो है कैसे प्रोड्यूस होती है और कैसे वो एक कंपनी या फिर एक फैक्ट्री तक पहुंचती है, हमने यहाँ तक देखा है। सबसे पहले एक फार्मर है, कॉटन को ग्रो करता है, फिर वो बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही सस्ते रेट में किसी ट्रेडर को वो बेच देता है या किसी दुकानदार को वो बेच देता है। अब जो ट्रेडर है उसकी पहुंच थोड़े उससे होती है कि वीवर्स से होती है। वो ट्रेडर क्या करता है, उन कॉटन को वीवर्स को देगा, वीवर्स उसके थ्रेड बना के, ठीक है, थ्रेड बनाएगा और फिर उसको दोबारा उस ट्रेडर को बेच देगा, मर्चेंट को दे देगा। ठीक है, अब वो ट्रेडर या मर्चेंट जो होगा वो उस थ्रेड के बने हुए कपड़े को कहाँ भी दे देगा, उसके बाद वो उस फैक्ट्री में दे देगा या कंपनी में दे देगा। और जो कंपनी वाले या फैक्ट्री वाले हैं वो उस ट्रेडर से बिल्कुल सस्ते रेट में उस कपड़े को ख़रीदेंगे। अब क्या है, उसको वो शर्ट बनाएंगे, और जो शर्ट की एक्सपोर्ट होती है इंडिया में भी होती है और इंडिया से बाहर भी होती है। अभी तक हमने देखा है कि जो इंडिया की शर्ट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो कहाँ, यूएसए और यूरोप में होती है। अभी तक हमारा यहाँ तक चैप्टर हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। दी इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है 70 वर्कर्स, मोस्ट ऑफ देम आर वीमेंस। अच्छा, अब एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री है जिसमें कितने वर्कर्स हैं, 70 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, और ज़्यादातर इसमें से कौन है, वीमेंस हैं। मोस्ट ऑफ दीज वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस। इनकी कोई फिक्स नहीं है कि ये होंगे ही होंगे। ठीक है, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं जो एम्प्लॉयड हैं, कभी उनको निकाल भी सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से भी वो जा सकते हैं। ये इनकी स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, दिस मीन्स दैट वेन एवर द एम्प्लॉयर फील्स दैट अ वर्कर इज़ नॉट नीडेड, द वर्कर्स कैन बी आस्क्ड टू लीव। इसमें क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एम्प्लॉयर फील करता है कि उसको काम की ज़रूरत नहीं है तो वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ सकता है जॉब के लिए। वो कह देगा जो ओनर होगा कि अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं। वर्कर्स वेजेस आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अब जो किसी भी वर्कर की वेजेस है, उसकी जो सैलरी है वो फिक्स्ड है उसके अकॉर्डिंग जो वो काम करता है। दी हाइएस्ट पेड अमंग दी वर्कर्स आर दी टेलर हु गेट अबाउट ₹3000 पर मंथ। देखो, सबसे हाईएस्ट जो सैलरी है वो है एक वर्कर की, और वो भी कितनी है, 3000 पर मंथ। 3000 बहुत कम है। ठीक है, वेमेंस आर एम्प्लॉयड एज हेल्पर फॉर थ्रेड कटिंग, बटनिंग, आयरनिंग एंड पैकेजिंग। और जो विमेंस का यहाँ पे काम है वो एक हेल्पर के रूप में है। और हेल्पर भी क्या क्या करते हैं, वो जैसे थ्रेड कट कर दिए, जो शर्ट में एक्स्ट्रा थ्रेड बच जाते हैं वो कट करेगी, बटन लगा देगी, आपने देखी होगी ना शर्ट्स में बटन लगे होते हैं, उसको लगा देगी, या फिर आयरन करेगी कपड़ों में, या फिर उनकी पैकेजिंग करेंगी। सिर्फ वर्क जो विमेंस है उनका इतना ही काम है। दीज जॉब्स हैव द लोएस्ट वेजेस। जो और विमेंस की ये जॉब है इसमें बहुत ज़्यादा कम वेज मिलती है इनको। ठीक है, अब यहाँ देखो नीचे दिखाया हुआ पेमेंट टू वर्कर्स। एक महीने में किसी भी वर्कर को कितनी पे मिलती है, जो टेलर है उसकी 3000 पर मंथ है, जो आयरन करेगा उसकी देखो कितनी कम है, ₹1, ₹2 से भी कम है एक पीस का। ठीक है, फिर चेकिंग 2000 अगर कोई चेक करने वाला है, और थ्रेड कटिंग और जो बटन लगाता है उसकी 1500 है, बहुत कम सैलरी है। ठीक है, दी शर्ट इन दी यूनाइटेड स्टेट। अब जो शर्ट्स है, इंडिया की शर्ट्स है, वो यूनाइटेड स्टेट में जाती है तो उसका क्या प्राइस है हम देख रहे हैं। इसमें शर्ट कहाँ बनी है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तमिलनाडु के कुरनूल एक एरिया में। ठीक है,
तो a number of shirts are on display at a large cloth shop in the United States and are priced at $। जो ये आप साइन देख रहे हो ना, डॉलर है कहते हैं इसको, ठीक है, $26। डॉलर आज के टाइम में बहुत हाई जा रहा है। इंडिया की करेंसी जो है वो बहुत लोएस्ट है अकॉर्डिंग टू डॉलर। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो पंजाब के लोग हैं, मैक्सिमम पंजाब के जो लोग हैं वो कनाडा जाते हैं वहाँ पैसा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत है कमाने का जी। वहाँ पे वर्क कुछ भी मिल जाता है इंडियंस को, और वहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। दैट इज़ ईच शर्ट सेल्स फॉर $26 और अमाउंट $1800। देखो, एक शर्ट जो यूएसए में जाती है इंडिया की, उसका प्राइस होता है $26, और वहाँ हमारे अकॉर्डिंग कितना है उसका रेट 1800, ठीक है, रुपीज़। अब यहाँ देखो शर्ट दिखाई हुई। अब देखो ये शर्ट है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब देखना ये शर्ट कैसे कैसे मार्केट में जाएगी और क्या क्या इसके ऊपर एक्सपेंस होगा, ठीक है। द बिजनेस पर्सन परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली ₹300 की, ठीक है। एक बिजनेस पर्सन है, उसने एक शर्ट को गारमेंट एक्सपोर्टर से कितने रुपीज़ में लिया? ₹300 में उसने ले लिया, ठीक है। ही देन स्पेंड ₹डैश फॉर एडवर्टीजमेंट इन दी मीडिया। एडवर्टीज़मेंट के लिए उसने ₹400 दिए, एंड अनदर रुपीज़ पर शर्ट ऑन स्टोरेज। स्टोरेज की उसने ₹200 में, डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस। दस द कॉस्ट ऑफ दिस पर्सन इज़ ₹900 वाइल ही सेल्स द शर्ट फॉर ₹1800। ₹900 इज़ हिज प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। अब देखो इसने एक शर्ट को लिया, जस्ट अ सेकेंड, देखो एक शर्ट को उसने 300 में लिया, उसके ऊपर एक्सपेंस किया इसने 200 और एडवर्टीज़मेंट के लिए 400, तो ये हो गए 900 की। 900 इसने एक्सपेंस किया और 1800 किसने एक शर्ट को बेचा, तो उसके पास 900 का प्रॉफिट हो गया सिर्फ एक शर्ट पे, ठीक है। अभी हमने देखा जो एक फार्मर थी, ठीक है, उन्होंने टोटल ही वो जो कॉटन थी वो कितने में बेची? उन्होंने 3000 में उसका टोटल ही प्रॉफिट हुआ उसको। टोटल उसने इनकम कमाई, उसके ऊपर भी उसने जो 2500 का उसने लोन लिया हुआ था वो उसने दे दिया। फिर उसके हाथ में कितनी आई? ओनली ₹500। उतनी कॉटन से, 3000 की कॉटन से ये देखो सिर्फ एक शर्ट की प्रॉफिट कितनी आ रही है? 1800, ठीक है। उसके बाद क्या है? इफ़ ही इज़ एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट्स हिज प्रॉफिट विल बी हायर। ये तो सिर्फ एक शर्ट की प्रॉफिट की बात हो रही है। ऐसे अगर उसने 100 शर्ट बेच दी तो उसको देखो कितना पैसा कमा लेगा वो। द गारमेंट एक्सपोर्टर सोल्ड दी शर्ट एट ₹300 पर पीस। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम ₹100 पर शर्ट। द वर्कर्स वेज कॉस्ट अनदर ₹25 per shirt. The cost of running his office came to ₹25 per shirt. Can you calculate the profit per shirt for the garment exporter? ये इसने बताया हुआ कि कितने इस पे एक्सपेंस हुआ टोटल ही, ठीक है। Who are the gainers in the market? तो सबसे ज़्यादा जो गेन करता है मार्केट में वो कौन होता है? A chain of markets links the producer of cotton to the buyer at the supermarket. एक चेन बनी हुई है प्रोड्यूसर बायर की, ठीक है, सुपर मार्केट में। तो बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन दी चेन। तो हम शुरू से यही देख रहे हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने देखा, एक ने बेचा एक ने ख़रीदा, एक ने बेचा एक ने ख़रीदा, यही जो चेन है वो चलती रहती है मार्केट में। लेट अस रिकॉल हु आर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। तो कौन लोग होते हैं इसमें जो परचेज़ करते हैं या फिर जो सेल कर देते हैं? डिड दे ऑल गेन एज मच?
सबको इतना ही मिलता है। दे आर पीपल हु मेड प्रॉफिट्स इन द मार्केट एंड देयर वर सम हु डिड नॉट गेन एज मच फ्रॉम द बाइंग एंड सेलिंग। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो पाता है, ठीक है। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब हाथ में शायद 100 रुपये भी नहीं बचते होंगे, जो ये सेलिंग और परचेजिंग के बीच में आते हैं, ठीक है। डिस्पाइट देयर हैविंग टॉयल्ड वेरी हार्ड दे अर्नड लिटल, कैन यू प्लेस दैम इन द टेबल शोन हेयर। ठीक है, तो कोई बताया मैंने कि कोई ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही कम अर्न हो पाता है, तो सबकी जो इनकम है वो इक्वल नहीं रहती है। मार्केट एंड इक्वालिटी, अब मार्केट में इक्वालिटी कैसी है। दी फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन दी मार्केट। जो फॉरेन के बिजनेस पर्सन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है कंपेयर्ड टू दिस। द गारमेंट एक्सपोर्टर मेड ओनली मॉडरेट प्रॉफिट्स। ऑन द अदर हैंड द अर्निंग्स On the other hand, the earnings of the workers at the government export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. अच्छा, ये जो फॉरेन के बिजनेस पर्सन है इनकी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो पाती है, ठीक है। लेकिन जो वर्कर्स है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी अर्निंग इतनी भी नहीं हो पाती है कि उनकी एक दिन की जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो सके। Similarly, we saw the small cotton farmer and the weavers at road put in long hours of hard work, but they did not get a fair price in the market for what they produced. हमने देखा कि एक जो फार्मर था, कॉटन का फार्मर था, वो कितना कमा रहा था, ठीक है। और जो वीवर्स है वो 12 आवर्स, एक पर्सन नहीं, वो उनकी पूरी फैमिली 12 आवर्स का हार्ड वर्क करती है, लेकिन उनको फिर भी इतनी इनकम नहीं मिल पाती है जितना कि वो हार्ड वर्क कर रही हैं। दी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आर सम where in between compared to the weavers. They have earned more but it is still much less than the exporter. अब फिर उसके बाद मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आए थे, वो भी चलो कुछ तो कमा ही रहे थे। जो वर्कर थे या फिर जो एक फार्मर है उनसे तो ज़्यादा ही कमा रहे थे, ठीक है। लेकिन जो दस नॉट एवरी वन गेन्स इक्वली इन द मार्केट, सारे लोग इक्वल नहीं कमा रहे थे। डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अबाउट गेटिंग अ फेयर वेज इन द मार्केट, whether it is Kanta or Swapn. If family doesn't earn enough, how would they think of themselves as equal to others? अभी हमने कुछ टाइम पहले हमने एक कांता का चैप्टर पढ़ा था। जो एक वर्कर थी, वो हाउस होल्ड के काम करती थी, उसको देखो वो पूरा दिन भर काम करती रहती थी, ना ही उसकी कोई रिस्पेक्ट थी, फिर भी वो काम करते जा रही थी, फिर उसकी वेज भी कितनी कम थी। वैसे ही यहाँ पे एक स्वप्न फार्मर है, वो भी पूरा दिन भर काम करता रहता है, लेकिन उसकी सैलरी या उसकी इनकम, उसकी वेजेस जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। तो सारे ऑन वन हैंड द मार्केट ऑफर्स पीपल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एंड टू बी एबल टू सेल थिंग्स दैट दे ग्रो और प्रोड्यूस। एक साइड तो मार्केट जो है वो ऑफ़र करती है पीपल्स को वर्क के लिए और एबल बनाती है कि वो चीज़ों को ग्रो करे, प्रोड्यूस करे और उसको सेल आउट भी कर दे। इट कुड बी दी फार्मर सेलिंग कॉटन और द वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लोथ। ये कोई भी हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं सेलिंग कॉटन करने के लिए, या फिर वीवर्स हो सकते हैं प्रोडक्शन के लिए जो क्लोथ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इट इज़ यूजुअली द रिच एंड द पावरफुल। और अदर साइड क्या करती है, एक साइड तो उसने प्रोड्यूस को, क्लोथ को बनाने का है ना कर दिया, और दूसरी साइड अपॉर्चुनिटी देती है कि एक जो पर्सन है वो रिच भी बन जाता है और एक पावरफुल भी बन सकता है। ये देखो सुपरमार्केट दिखाई हुई है यहाँ पे। दैट गेट द मैक्सिमम अर्निंग फ्रॉम द मार्केट। जब वो पावरफुल बन जाएगा तो वो मैक्सिमम अर्निंग मार्केट से कर सकेगा। दीज आर द पीपल हु हैव मनी एंड ओन द फैक्ट्रीज। जब किसी पीपल के पास में बहुत ज़्यादा मनी आ जाती है तो वो अपनी फैक्ट्री भी ओपन कर सकता है, उसकी अपनी एक कंपनी या फैक्ट्री हो सकती है। द लार्ज शॉप्स, लार्ज लैंड होल्डिंग्स एक्सेट्रा। पैसा हो तो हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो लार्ज शॉप्स हैं या लार्ज लैंड होल्डिंग्स है या कुछ भी है ना, मॉल है, कुछ भी हम उससे बना सकते हैं। द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन द रिच
एंड द पावरफुल फॉर वेरियस थिंग्स। लेकिन एक साइड क्या है, जो पुअर पीपल है उसे डिपेंड रहना पड़ता है रिच पीपल पे, या फिर जो पावरफुल मैन है या पावरफुल लोग हैं उनके ऊपर वेरियस थिंग्स के लिए। दे हैव टू डिपेंड फॉर लोन्स एज इन द केस ऑफ स्वप्न द स्मॉल फार्मर, और रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ देयर गुड्स वीवर्स इन द पुटिंग आउट सिस्टम। लोग जो पुअर पीपल है वो कैसे डिपेंड रहते हैं, या तो उन्हें लोन लेने के लिए, या फिर जैसे स्वप्न थे है ना, या फिर जो वीवर्स होते हैं वो अपनी, हमने देखा था ना वो लूम लेने के लिए, जिस पे वो जो मशीन होती है कपड़े सिलने की है ना, कपड़े बनाने की, तो जो वीवर्स है वो भी उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स एट द गारमेंट्स फैक्ट्री, और जो वर्कर है फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं या शॉप पे काम करने वाले ही पीपल हैं, वो भी रिच लोगों पे ही डिपेंड रहते हैं। द पुअर आर एक्सप्लॉइटेड इन दी मार्केट। लेकिन जो पुअर पीपल होते हैं वो एक्सप्लॉइट भी हो सकते हैं, उनको कई बार जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा दुखी कर सकते हैं, या फिर मतलब एक्सप्लॉइट हो सकते हैं वो किसी भी चीज़ से, ठीक है। There are ways to overcome these, such as forming cooperatives of producer and ensuring that laws are followed strictly. तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव खोल सकते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, और इंश्योर कर सकते हैं कि उन लॉज को बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो किया जाए। ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। आगे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेड स्वप्न सेल द कॉटन टू द ट्रेडर इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट द कुरनूल कॉटन मार्केट। स्वप्न थे वो कॉटन को ट्रेडर्स को क्यों बेचते थे, बजाय कि वो कुरनूल के इतनी बड़ी मार्केट में भी सेल कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर थे उनको जानते थे, फर्स्ट नंबर कि उनको जानते थे, अगर उनको ज़रूरत पड़ती तो वो लोन ले लेते थे उनसे, और वो जो ट्रेडर थे वो उनको लोन दे भी देते थे, ठीक है। तो इसलिए वो कुरनूल की मार्केट में ना बेच के उन ट्रेडर्स को ही बेचते थे, क्योंकि वो उन्हें लोन प्रोवाइड कर सकते थे या करते थे, ठीक है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। डू यू थिंक द वर्कर्स गेट अ फेयर डील। अच्छा, अब इसमें पूछा है कि जो वर्कर थे उनकी क्या कंडीशंस थी, जो एम्प्लॉयमेंट थी उनकी क्या कंडीशन थी, और उनके जो वेजेस मिलती थी वर्कर को गारमेंट फैक्ट्री के गारमेंट एक्सपोर्टिंग वाली फैक्ट्री में जो उनको वेजेस मिलती थी वो क्या थी, और क्या वो फेयर थी। तो जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी, ख़राब थी, ठीक है। उनको एक तो पैसे उतने नहीं मिल पाते थे जितने की वो मेहनत करते थे, और उनको फेयर डील नहीं मिल पाती थी। थिंक ऑफ समथिंग कॉमन दैट वी यूज़। It could be sugar, tea, milk, pen, paper, pencil, etc. Discuss through what chain of market this reach you. Can you think of the people that help in the production of trade? क्या आप सोच सकते हो जो हम कॉमन चीज़ें यूज़ करते हो, जैसे ये चीज़ें बताई हुई है, डिस्कस करना है इन मार्केट के बारे में, इनके बारे में कि इनके लिए क्या चेन बनी है, जो ये सबसे पहले कैसे ये बनती है और कैसे ये हम तक पहुंचती है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेटमेंट गिवन अलोंग साइड इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन फिल इन द नंबर्स इन द कॉटन बॉल्स अकॉर्डिंगली। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कि सबसे पहले स्वप्न सेल्स द कॉटन टू द ट्रेडर, ये नहीं था सबसे पहले, है ना। इसको पढ़ के आपको मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया है, आप ये कर सकते हो। स्टोरी बताई है तो आप ये इसको अरेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।